बी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में कोहराम मचा रखा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ना ही ऑक्सीजन है। ऐसे में अपनों की जान बचाने के लिए लोग दूसरे प्रदेशों में भी बेड का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं और जुगाड़ होते ही तमाम परेशानियां झेलकर मरीज को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। इसमें जो भी अनाप शनाप खर्च हो रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं। कई बार अस्पताल में ठगी का मामला भी सामने आ जाता है। हालात यह है कि कोरोना के आगे सरकार और सिस्टम काफी हद तक फेल नजर आ रहा है, जिसकी कीमत मरीजों को अपनी जान तक देकर चुकानी पड़ रही है। जो मरीज जुगाड़ से दूसरे राज्यों के अस्पतालों में बेड पा भी लेते रहे हैं, उनकी भी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है और बच भी गए तो आर्थिक तंगी का दंश लंबे समय तक सताता रहेगा उन्हें। यह सही है कि अगर अदालतें ना बोलती तो 1 अरब से अधिक की आबादी वाला देश चुपचाप शमशान में बदलता नजर आ रहा था। इस निराश क्षण में जजों की आवाज ने ऑक्सीजन का काम किया, मगर लोगों की जान फिर भी नहीं बच पा रही है। आज अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, बेड्स की भारी किल्लत है। अफसोस, हमारे जज साहिबान की आवाज और नाराजगी का असर ज्यादा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोगों को फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए हमारी अदालतें जो इस वक्त कह रही हैं वो राहत से अधिक महज और कुछ नहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऑक्सीजन और जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के ये हाहाकार मचा हुआ है, वैक्सीनेशन को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, आखिर सरकार की प्लानिंग क्या है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह जी हैं, कांग्रेस से हैं, और राहुल आनंद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल आनंद जी आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आप सत्ता पर काबिज हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले सवाल आपसे ले लेना चाहिए, और सवाल यही है कि आखिर सरकार की प्लानिंग क्या है। आप संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, किल्लत मची हुई है, बेड्स की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे उसको वैक्सीनेशन को लेकर के हो, क्या प्लानिंग है सरकार की? देखिए योगेश जी, सबसे अहम बात यह है कि अभी जो हमारे यहाँ जो देश के ऊपर जो संकट है, ये बीमारी नहीं, ये एक महामारी। और महामारी के वक्त में सरकार के द्वारा कितने भी इंतजाम किए जाए वो कम पड़ ही जाते हैं, ये एक घोर सच्चाई है। लेकिन फिर भी सरकार बैकफुट पे है और युद्ध स्तर पे कार्य कर रही है और विदेश की नीति खास करके इस पे काम कर रही है। आपने देखा होगा कि विदेश से भी मदद हमें मिल रही है और आज ही यूके से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1,000 वेंटिलेटर भी आए हैं हमारे देश को। और सरकार निरंतर वाद संवाद कर रही है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में द मेजर थिंग इज दैट we have to coordinate with the central government as well as the state government also. But somewhere the state government is not coordinating. The fresh example is the Jharkhand state, in which the Hemant Soren had just tweeted about the Pradhan Mantri. इन सब चीजों से फिलहाल बाहर हटना होगा, तभी जाकर होगा। जब प्रधानमंत्री जी ने उनको फोन किया तो जाहिर सी बात है उनको फोन किया होगा वहां की स्थिति जानने के लिए, ना कि ये ओछी मानसिकता की राजनीति करने के लिए। एक अहम बात है और वाद संवाद आपस में भी बैठाना होगा, राज्यों को भी आना होगा, क्योंकि राज्य अभी अपना कर्तव्य करने से पीछे हट रहे हैं। ठीक है, रत्नाकर जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से अभी आपने सुना राहुल जी को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार, केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य सरकारें हैं जहां से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। किस नजरिए से आप देखते हैं इसको? देखिए, राहुल जी ने अभी जो कहा कि इन्होंने तो पहले ही स्वीकार कर लिया कि यह सरकार पूरी तरह से नाकाम है। इन्होंने कहा कि सरकार जो है बैकफुट पे है। तो आप समझ जाइए कि यह सरकार पूरी तरह से असफल है। इस तरह की महामारी से विजय पाने में पूरी तरह से असफल है। आप इनकी रणनीति का एक हिस्सा यही आप समझ लीजिए इसी तरह से कि जब कोविड 500 केसेस थे, पूरे देश में पहली लहर आई थी, तभी नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संपूर्ण लॉकडाउन करा दिया था। जो जहां पे व्यक्ति था वहीं पे फंस गया था, 2-3 महीने तक वो बाहर नहीं निकला।
और आज की परिस्थिति ये है कि आज कोरोना केसेस 4 लाख से ऊपर आ रहे हैं, तकरीबन 4000 मौतें ऑफिशियल मैं कहूंगा, अनऑफिशियल तो कई गुना है, 4000 मौतें ऑफिशियल देश में प्रतिदिन हो रही हैं। तो इसके संदर्भ में आज सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। यह सरकार सिर्फ चुनाव पे कंसंट्रेट कर रही है, यह सरकार सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के चक्कर में पड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार को कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के रोज इनको लताड़ लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आपके पास क्या तैयारी, इस महामारी से लड़ने के लिए आपके पास क्या चीजें हैं जिससे कि इस महामारी से आप लड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज बोल रही है कि तीसरी लहर आने के लिए आपके पास क्या तैयारी है, आपने क्या तैयारी करके रखा है, जब दूसरी लहर में आप इतने असफल हो गए, जबकि यह जानकारी WHO पहले ही दे चुका था कि दूसरी लहर आएगी, आप उसमें असफल हो गए, तो तीसरी लहर का जो अंदेशा जो जताया जा रहा है उसमें आपकी तैयारी क्या है वो सरकार बता पाने में असमर्थ है। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो नर्सेज बैठे हुए हैं आज इतने महीनों से काम कर रहे हैं, आप सालों से काम कर रहे, इतने साल से काम कर रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं 12-12 घंटे, उनको आराम नहीं दिया गया, तो आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? अगर ये नर्सेज और डॉक्टर जो फ्रंटल वॉरियर्स हैं, अगर वो थक जाते हैं तो आपके पास और कोई ऑप्शन है? इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि आपने 18+ का रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, उस पोर्टल में बहुत सारे देश के लोग हैं ऐसे जो ऑनलाइन चीजें इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अगर उनको वैक्सीनेशन लगाना होगा तो वो किस प्रकार लगाएंगे? तो देखिए राहुल जी जवाब दीजिए। ठीक है, ले लेते हैं जवाब लेते हैं। राहुल जी, आपने झारखंड का जिक्र किया तो मैं झारखंड का ही जिक्र कर लेता हूं। और जिस तरीके से झारखंड के अगर रूरल देहात क्षेत्र का जिक्र करें, रत्नाकर सिंह जी ने जिस तरीके से झारखंड का भी नाम लिया, तो उस तरीके से कहा वैक्सीनेशन को लेकर के कहा कि रणनीति क्या है। तो आखिर आपके शहरी इलाकों में तो लोग ऑनलाइन कर लेंगे रजिस्ट्रेशन, लेकिन देहात क्षेत्र में कैसे कर पाएंगे और आपकी रणनीति क्या है? कांग्रेस तो पूछ रही है बात को। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो रत्नाकर जी ने जो सवाल किया है, तो थोड़ा मुझे योगेश जी 2 मिनट का केवल समय दीजिए। सबसे पहले मैं केंद्रित करना चाहूंगा आपको 1-2 बातों पे, फिर मैं झारखंड पे भी आऊंगा। सबसे पहले बात यह है कि राहुल गांधी जी यह बताने में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री निष्क्रिय और नाकाम है, हर वक्त वो करते रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन वो केंद्र पे निंदा ना करते हो। राहुल गांधी की प्लानिंग क्या है जनता को उबारने की, आप बताइए। हम विपक्ष वाले सवाल तो पूछते रहेंगे रोज। प्लानिंग बताइए आप, राहुल प्लानिंग बताइए आप जी। मैं बता रहा हूँ, उनकी ही गठबंधन की सरकार झारखंड में है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि सरकार ने जो ऑनलाइन की व्यवस्था की है वो तो कर ही है, लेकिन ब्लॉक लेवल पे जो बीडीओ, सीओज और जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, जो ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, जो जीविका दीदियां होती हैं, उन सब के माध्यम से भी गांव-गांव में खबर की जाती है। मैं खुद गांव पे हूं अभी, और वहां पे जीविका दीदियां घूमती हैं मुखिया से, और जो भी पंचायत के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उन सबों के माध्यम से खबरें दी जाती हैं कि आज इस वार्ड का वैक्सीनेशन हो रहा है। और ये रत्नाकर जी को भी पता होगा, रत्नाकर जी जरूर मुंबई में बैठे हैं, लेकिन तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे? वो रजिस्ट्रेशन कैसे ऑनलाइन कैसे करेंगे? उनको जब उनके टेक्नोलॉजी उन तक नहीं पहुंच पा रही है तो कैसे करेंगे? वो अपना पंजीकरण कैसे करेंगे मोबाइल पर? हाँ, मैं बता रहा हूँ। इसके लिए जो वार्ड के जो लोग तैनात किए गए हैं, खास करके मुखिया जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और पंचायत समिति जो होती है, उन लोगों के माध्यम से जो वॉलेंटियर्स घूम रहे हैं, वो एक पेपर पे उनका नाम नंबर लिख रहे हैं और वहीं से उन्हीं के फोन से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, ये जरूरी नहीं है कि जिसका फोन है उसी के फोन से करना है। रत्नाकर जी ऐसा हो रहा है क्या? रत्नाकर जी ऐसा हो रहा है क्या जिस तरह राहुल जी बता रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? देखिए राहुल जी, जो भी तथ्य, इनके पास कोई जवाब है नहीं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। ये राहुल जी के ऊपर आएंगे, सोनिया गांधी के ऊपर आएंगे और हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन इनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग नहीं है। आज मैं बताऊं, मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और मैं 15 दिन अपने गांव पंचायत इलेक्शन में भी रह के आया हूं, और मैं वहां पे अपने परिवार के सदस्यों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहा था, लेकिन वहां पे सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है 18+ का लेने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। तो इस तरह की बातें जब मैं खुद प्रैक्टिकली जब देख चुका हूं, तो ये क्या कहेंगे कि ये पंचायत में यहाँ लोग आ रहे हैं, वहां लोग आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ ये क्या बोलते हैं उसको, भ्रामक जो है ये चीजें बता रहे हैं, ऐसी कोई चीजें है नहीं।
देखिए ये सरकार कहीं ना कहीं अपनी नीति पे कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसका एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। आज पूरे देश में वैक्सीनेशन की भारी कमी चल रही है। आज लगभग 10% लोगों को फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन दिया गया है और सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही दूसरा वैक्सीनेशन दिया गया है अभी तक। जबकि और इस महामारी में जीत का सिर्फ एक ही साधन दिखता है, वो है सारे लोगों का वैक्सीनेशन कराना और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना वैक्सीनेशन कराना। लेकिन यह मोहम्मद तुगलक की सरकार है जो अपने लोगों के देश के बारे में न सोच के 6 करोड़ वैक्सीन जो है ये एक्सपोर्ट कर देती है सिर्फ अपने ताली बजवाने के लिए, अपना ब्रांडिंग करने के लिए। हमारा देश जो है सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्रोडक्शन वाला देश है, लेकिन आज हमारे देश में ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस हो रही है और हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के मरने को मजबूर हो गए हैं। यह सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के कुप्रबंध का एक परिणाम है। आप देख लीजिए, मोदी सरकार जब कोविड का यहाँ पे लहर चालू हुआ था उस समय 9,300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन इन्होंने दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर दिया। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आप जो चीजों का रिक्वायरमेंट है हमारे देश में वो आप एक्सपोर्ट करते रहे सिर्फ इसलिए कि आपके नाम की ताली बजे विदेशों में। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, आज विदेशी अखबार की सुर्खियां उठाकर देख लीजिए, चाहे कोई भी अखबार हो, वहां पे सारे लोग जो है मोदी सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार मान रहे हैं और मोदी सरकार को एक विफल सरकार बता रहे हैं। कल की विदेश मंत्री की जो है अमेरिका की ले लीजिए, उन्होंने कहा है कि भारत में जो है बहुत दर्दनाक परिस्थिति हो चुकी है, गंभीर होती है, वो आ रही है। ठीक है, अब ठीक है राहुल जी, ये सफल है। बताइए, मोहम्मद तुगलक की सरकार बता दी कांग्रेस ने। देखिए, इनका काम है, जिसके पास खुद नीति और नियत नहीं होती है वो दूसरे पे आरोप लगाते हैं और ये एक अच्छी बात है। सरकार की आलोचना करना अच्छी बात है, लेकिन द पार्टी विच इज अनएबल टू चूज देयर प्रेसिडेंट, दे आर saying at the tough situation what to do. It's a good thing. But मैं आपको आता हूँ, एक अच्छी बात बता देता हूँ कि इन्होंने यूपी का जिक्र किया है। कल यूपी में 1-3-1-7-5-3-2-5 लोगों को वैक्सीन किया गया है और टोटल जो वैक्सीनेशन किया गया है यूपी में वो लगभग 1,35,00,000 के ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है। और ये गूगल पे देखने किया जा रहा है, हर प्रदेश में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। क्या मतलब जब उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, अगर वो बीमार हो रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। आपके ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है वो नाकाम हो गया है, नकारा हो गया है, किसी काम का नहीं है। ये चलिए, कांग्रेस सवाल उठा रही है, आपके ही सांसद अब सवाल उठा रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री कार्यालय पर उन्होंने सवाल उठाया है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने सवाल उठाया है। और सुब्रमण्यम स्वामी के नेचर को हम और आप नहीं, पूरा देश जानता है कि उनका क्या नेचर है। उनको जो बात कहनी होती है वो कहते हैं बेहिचक और निडर होकर के। उन्होंने ट्वीट किया है, आप चेक कर लीजिए। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि ये एक अच्छी बात है। कोई भी संगठन में अगर कहीं कोई दिक्कतें आती हैं तो एक अच्छी बात होती है उसको निखारने के लिए। यही काम सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया है और ये कांग्रेस कभी नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इनके पास मातृश्री का आशीर्वाद है। अगर हमारे यहाँ कोई दिक्कतें आती हैं तो हम उसको खुलकर जनता के बीच में भी लाते हैं, ये हमारी पार्टी की एक अच्छाई है। अच्छा राहुल जी, कांग्रेस के नेता अगर जम्मू में बैठक करते हैं तो आप उसको बताते हैं कि वो बागी वे नेता हैं। आप ये कहते हैं कि वो कांग्रेस से अलग हट के कांग्रेस की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। और अगर आपके यहाँ ही आपके सांसद आवाज उठाते हैं तो आप कहते हैं ये अच्छा काम किया है। उन्होंने आवाज नहीं उठाई है, उन्होंने प्रश्न चिन्ह, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जिस तरीके। और उसके साथ ही उन्होंने एक और विदेशी न्यूज़पेपर का उन्होंने लिंक शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने पता है क्या कहा है कि आज देश घुटनों पर खड़ा हो गया, घुटनों पर। ये शर्मसार होने वाली बात है। ये प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ये कोई सजेशन या सलाह नहीं दी जा रही, यहां कोई मशविरा नहीं हो रहा है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। और उन्होंने कहा है कि नितिन गडकरी के हाथों में सौंप देनी चाहिए अब तो कमान, कोरोना से लड़ने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चुना प्रधानमंत्री, ना कि नितिन गडकरी जी को। और रही बात इस जो आपने जम्मू कश्मीर का जो जिक्र किया है, तो जम्मू कश्मीर के जिक्र में हमने जो कहा वो हमारी पार्टी का स्टैंड था। लेकिन इस चीज को कांग्रेस के लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए था। उन्होंने उनको दरकिनार कर दिया। क्या हमने सुब्रमण्यम स्वामी जी को दरकिनार किया है? नहीं,
उनका सुझाव है, अगर वो जनता के बीच कहते हैं तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, और ये एक अच्छाई है। बात कही कि सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये जरा सा गलत है। हाँ, ये चीज जरूर है, जब ये कहा गया था कि स्टार्टिंग में 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए लोगों का पंजीकरण किया जाएगा, उस समय जरूर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये चीज को मैं मानता हूँ, मुझे भी वैक्सीन लेना है, मेरे भी परिवार के लोगों को वैक्सीन दिलाना है, मैंने किया है, मेरे एक्सेप्ट हो गए हैं। तो ये अगर सर्वर का ठीक है, रत्नाकर जी आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपसे इस पर जवाब भी लेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस स्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस स्थान ते 5 भूतक शरीर नूं त्यागना कीता। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना करन सतगुरु का फरमान है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर किरपा ते हर मन वसै होर बिद लिया न जाई। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, रत्नाकर सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और राहुल आनंद जी जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। रत्नाकर जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना राहुल जी को, उन्होंने कहा कि अगर उनके पार्टी में कोई आवाज उठाता है तो वे स्वीकारते हैं, लेकिन आपके यहाँ अगर ऐसा होता है तो आप उसको स्वीकारते नहीं है बल्कि दरकिनार करने का काम करते हैं। राहुल जी को शायद ये पता नहीं होगा कि स्वीकार करते हैं अगर तो कल ही श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मांग किया है कि सर्वदलीय बैठक कराया जाए। सर्वदलीय अगर यह सरकार नाकाम होती है और उसको कहीं कुछ सूझ नहीं रहा है कि इस तरह की महामारी पे किस तरह से कंट्रोल किया जाए तो आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, वहां पे विपक्ष के लोगों का राय लीजिए, मशवरा लीजिए, एक्सपर्ट्स लोगों का राय मशवरा लीजिए ताकि यह देश के लोगों के प्राण जो है बचाए जा सके, या देश के लोगों की जनता की रक्षा की जा सके। तो आप ये जो कह रहे हैं कि नहीं सुनी जाती है, ये चरितार्थ आपके ही पार्टी में हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी हो या कोई भी कांग्रेस का भी आदमी हो, अगर कोई पॉजिटिव सलाह देता है, कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देता है तो उसको मानने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार की यह जब जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वह भारत की जनता को इस महामारी से उबारे। रही बात, एक राहुल जी और एक चीज बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के आंकड़े के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में बता रहे थे। मैं शायद ये उत्तर प्रदेश का ही आंकड़ा देख पाए, बाकी देश के आंकड़ों पे इनकी नजर रही नहीं। उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं कि 1,35,00,000 वैक्सीनेशन हुआ है। मैं इनको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 28 से 29 करोड़ की है और 28 से 29 करोड़ में सिर्फ 1,35,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आप उदाहरण देख लीजिए महाराष्ट्र का। लेकिन रत्नाकर जी भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि भारत तो आत्मनिर्भर दिशा में है, आत्मनिर्भर बन गया है, और आपके नेता जो हैं वो कह रही हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया भारत का। आज देखिए ना,
मैं पूरी कर लेता हूँ। ये महाराष्ट्र का जो मैं उदाहरण देना चाह रहा था, ये बोल रहे थे उत्तर प्रदेश का, उस बात को पूरी कर लेना चाहता हूँ। 28 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 1 करोड़ 35 लाख वैक्सीनेशन हुआ है और राहुल जी उस पर ताली बजा रहे हैं। आप 12 करोड़ की आबादी वाले महाराष्ट्र में 1.25 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। तो आप देख लीजिए कि कौन सी सरकार कमिटेड है अपनी जनता को बचाने के लिए और कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है इस महामारी में उभरने के लिए। और रही बात आपके प्रश्न की, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जो सिस्टम पे आरोप लगा रहे हैं, देखिए अगर ताली कप्तान को है तो गाली भी कप्तान को ही मिलेगी। आप ये समझिए यह बात। अगर आप अगर प्रधानमंत्री हैं तो देश की जनता ने आपको उनकी रक्षा के लिए, उनके हित को, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए चुना है। आप ये नहीं आरोप लगा सकते हैं कि यह जो है सिस्टम का फेल्योर है। सिस्टम किसके कंट्रोल में है आप ये बता दीजिए। सिस्टम भी तो आप ही के कंट्रोल में है। आप सिस्टम को क्यों नहीं सुधार रहे हैं? आप तो चुनाव में व्यस्त हैं। नहीं तो आप ये भी बोल दीजिए ना कि आत्मनिर्भर की दिशा में भारत एक कदम आगे बढ़ा है। जी बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अगर आत्मनिर्भर के देश में भारत अगर एक कदम आगे बढ़ता है तो यह जो है आज मदद क्यों मांगते? आपको 2014 में मनमोहन सिंह की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि भारत अब इतना सक्षम हो गया है कि वह विदेशी मदद नहीं लेगा। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया था। आज 2021 की परिस्थिति यह है कि भूटान जैसा छोटा देश भी इस महामारी में भारत को मदद देने की कोशिश कर रहा है। जो चाइना को कहते हैं कि यह जो है दुश्मन देश है, पाकिस्तान को कहते हैं दुश्मन देश है, चाइना से भी मदद ले रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान से अभी उन्होंने साफ नहीं किया कि मदद लेनी है कि नहीं, अभी उसमें अंजस्मता जो जाहिर है। राहुल जी कहिए आप। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये रत्नाकर जी ने एक बात कही थी इसके पहले जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कोविन ऐप्स पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो ये थोड़ा मेरा कैमरा पे देख लीजिए, इस पे मैं अभी तुरंत खोला हूँ और ये देख लीजिए, इस पे शेड्यूल किया हुआ है। ठीक है, जिसको ये बहुत तरीके से ये नकार रहे थे। यहाँ इन्होंने ये एक्सपोज हो गए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं इनकी एक बात से भी सहमत हूँ कि डोजेस की रफ्तार बढ़नी चाहिए। मैं सहमत हूँ, ये होना चाहिए। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन और इन्होंने एक बात और कही कि सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा है, तो इस पे सरकार सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं कर रही है? तो जब सरकार की तरफ से स्वयं से संवाद का कार्यक्रम जारी करार रखा गया है तो फिर ये चिट्ठी लिखने का भी समय नहीं है। इसमें सभी लोग आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही पाकिस्तान को लेकर, तो कांग्रेस का ये पुराना बात भी रहा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, ये आज भी इस चीज को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये इनका बड़प्पन है, ये कांग्रेस की नीति रही है। तो क्या चीन नहीं है क्या? जिसको राहुल जी चीन नहीं है क्या? क्या कहा? आपने ऐप बंद करके ये साबित कर दिया कि चीन की आर्थिक कमर आपने तोड़ दी। चीन की आर्थिक कमर आपने तोड़ दी वहां के एप्लीकेशन बंद करके भारत में, और अब जो है उसको आप दुश्मन नहीं मानते। देखिए, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, ये एक्सपोज हो चुका है। ठीक है, चाइना अभी आतंकवादी नहीं भेजा है। हाँ, हमने उसको आर्थिक मार जरूर की है। हर देश की सरहद पे अपनी सेना कामयाब रहती है, खड़ी रहती है, ताकि कोई दुश्मन आपकी तरफ नजर ना उठाए। ये एक अच्छाई है, क्योंकि अपनी सरहद का रक्षा करना। लेकिन पाकिस्तान का स्क्रिप्ट कांग्रेस शुरू से पढ़ते आती है, ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए। और रही बात अभी के समय में, तो अभी के समय में सारी राजनीतिक पार्टियों को चाहिए एक होकर अपने देश की राहुल जी, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जिस तरीके से अभी राहुल जब आप सुन लीजिए थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि रत्नाकर जी ने अभी एक जिक्र किया कि जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस दौरान भी तमाम सारे देशों ने, तमाम सारी आपदाएं ऐसे देश अपने देश में आई हैं, तो तमाम सारे देशों ने ऑफर किया था मदद करने के लिए, लेकिन उस समय की सरकार ने उन मदद को स्वीकारा नहीं था, कबूल नहीं किया था। और आज आप ये कह रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, भारत अब जो है दूसरे देशों की मदद कर रहा है, लेकिन दूसरी लहर में ही, कोरोना की इस दूसरी लहर में ही भारत की पूरी पोलपट्टी खुलती नजर आ रही है कि क्या सिस्टम है, कैसे हालात हैं भारत के। जब वो खुद अपने लिए नहीं खड़ा हो पा रहा है तो दूसरे देशों की मदद कैसे करेगा? तभी ये दूसरे देश जो है वो बढ़ करके आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं हम आपकी मदद कर रहे हैं। 40 देश लगभग मदद के लिए हाथ बढ़ा चुके हैं और भारत उन 40 देशों से मदद स्वीकार रहा है। 2004 में दक्षिण भारत में सुनामी आई थी और भयावह तबाही हुई थी। तटीय इलाकों में सुनामी ने तबाही मचाई। मनमोहन सिंह ने विदेश से मदद की पेशकश को ठुकरा दिया था।
अब मैं बोलूं? जी कहिए। योगेश जी, मुझे थोड़ा सा इनकी बात का जवाब देने का मौका दीजिएगा, जो आपकी बात कर रहे थे। और जो मददें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं भारत को आत्मसम्मान की तरफ बढ़ाया है। और आपने देखा होगा अमेरिका जैसे महाशक्ति का पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहता था और कहता था कि ये भारत का प्रधानमंत्री है, जिसको ट्रंप जिसका हाथ पकड़कर लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करता था। और मनमोहन जी की सरकार में लोग लाइन में खड़े रहते थे मिलने के लिए। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि उन्होंने मना कर, लेकिन आप ये देखिए कि आपकी समस्या किस प्रकार से। और उन्होंने एक बार नहीं मना किया है उत्तर भारत की तरफ, राहुल जी, उन्होंने एक बार नहीं मना किया है। तमाम सारी ऐसी आपदाएं आई हैं, तमाम सारी आपदाएं आई हैं, उनको लेकर के, चाहे उत्तराखंड का जिक्र कर ले, चाहे और तमाम सारी जो भी आपदाएं हैं, वो हर समय पर उन्होंने कहा है कि मुझे मदद नहीं चाहिए, भारत सक्षम है। तो आत्मनिर्भर तो मुझे लगता है तब भारत था। मैं बता रहा हूं योगेश जी, मैं बता रहा हूं आपदा किस प्रकार की आई है इस पर निर्भर करता है। अगर बीमारी होती तो उसका इलाज संभव है, लेकिन तो उसमें किसी भी सरकार के द्वारा किया गया इंतजाम कम पड़ जाएगा। चलिए, लोग को अमेरिका अच्छा लगता है, तो अमेरिका जो 33 करोड़ की आबादी वाला देश रहा है, उसमें 5.5 लाख से ऊपर लोग मरे थे, और हमारा 135 करोड़ में 2 लाख से ऊपर अभी तक मौतें हुई हैं। तो आप देख लीजिए, आंकड़े पे भी अगर प्रकाश डालेंगे तो क्या अभी आप इंतजार कर रहे हैं राहुल जी? अभी आप इंतजार कर रहे हैं रत्नाकर जी? अभी राहुल जी इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी मौत का आंकड़ा कम है। देखिए योगेश जी, आपने क्वेश्चन किया तो सवाल भी मुझे पूरा लेने दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। योगेश जी जरा जी, आप जो कह रहे हैं कि हमारे देश के लोग मर रहे हैं, ये बात जरूर है, लेकिन हमारे देश के लोग किस हालात में मर रहे हैं, हमारे देश का हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी ये बीमारी नहीं, महामारी है। इसके समय में, संकट के समय में अगर कितनी भी सरकारें तैयारी कर लेगी, वो कम पड़ जाएगा। मैंने आपको उदाहरण में अमेरिका इसलिए बताया क्या तैयारी की राहुल जी? विदेश से मदद आ रही है, आखिर क्यों नहीं सप्लाई हो पा रही है? जो विदेशों से मदद आ रही है उनका जो स्टॉक लगा हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि सरकार की रणनीति ठीक नहीं है। सरकार की रणनीति ठीक नहीं है। 30 लाख, अब सुन लीजिए राहुल जी, 30 लाख इलेक्टोरेट जो लोग होते हैं, वो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के जो लोग होते हैं, वो 30 लाख सदस्य ऐसे होते हैं जो चुन के, जनता द्वारा चुन के जाते हैं। अगर केवल उनको लगा दिया जाए तो मुझे लगता है ये सिस्टम पूरा बन जाएगा, चैनकड़ी बन जाएगी। 12.5 लाख डॉक्टर हैं, चुनाव होता है तो शिक्षकों को झोंक दिया जाता है कोरोना काल में। उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा भाई? क्यों नहीं लगाया जा रहा इस दौरान? वो क्या कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारी जो हैं, सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? आईएएस क्या कर रहे हैं इस समय? बैठे दफ्तरों में, दफ्तर में काम नहीं हो रहा। मेरी बात सुनेंगे आप कि अपनी बात ही कहेंगे? जी बताइए, सुनेंगे? कहिए, सुनेंगे मेरी बात? कहिए। आपको पता नहीं है, आपको बता दूं, भारतीय खाद्य निगम जो है, भारतीय खाद्य निगम ने अपने सारे लोगों को वैक्सीन लगा दिया है, पत्रकार बंधुओं को भी वैक्सीन लगाने के लिए। खुद को ही लगा देंगे कि आम जनता को भी लगाएंगे? नहीं, खुद को लगा देंगे, खुद को लगा लेंगे, खुद के विभाग में लगा लेंगे, आम जनता को लगाने के लिए भी निकाला जाएगा। योगेश जी, चरणबद्ध तरीके से, अगर चरणबद्ध तरीके से किसी प्रकार से कार्य किया जाता है, आप कांग्रेस के लोगों को देख लीजिए, आप खिंचाई कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको लगता है कि वो समस्या को गंभीर रूप से ले रहे हैं? कभी नहीं लेते हैं। यही चलिए ले लेते हैं, ठीक है ठीक है राहुल जी, रत्नाकर जी सवाल ले लेते हैं और मजे लेते हैं। आपने सवाल उठाया ना, ले लेते हैं। ये मजा दिलाया जा रहा है, ले लेते हैं, मजा दिलाया जा रहा है। राहुल जी, आपने कोई महत्वपूर्ण सुझाव दिया है अभी के सरकार को? राहुल जी ले लेते हैं, रत्नाकर जी सवाल ले लेते हैं। और ऐसे प्रवक्ताओं को बैठाते हैं जो सामने से मजे लेते हैं मुस्कुरा कर। क्या इन्होंने कोई भी, आप अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी समझते नहीं है? जब ठीक है राहुल जी एक सेकंड रुकिए आप। रत्नाकर जी आप बताइए, आप मजे ले रहे हैं। अभी आपने सुना ना, आपने क्या सुझाव दिया अभी तक? क्या सुझाव दिया आपने? इस कोरोना काल में लोगों की मौतें हो रही हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा। बातें केवल कर रहे हैं योगेश जी, आप पंक्ति से वाकिफ होइए पहले। तो शांत कराइए तो मैं जवाब दे दूं। राहुल जी 1 मिनट रुकिए, आप जवाब दे लीजिए। राहुल जी 1 मिनट रुकिए, अच्छी बातें होती है। राहुल जी रुक जाइए भाई, अभी फिर मौका मिलेगा आपको, अभी मौका दूंगा आपको। रत्नाकर जी बोलिए। जरा बोलते हैं तो सुनने का भी मद्दा रखिए। बोलिए हैं तो इतना मत तिलमिलाइए। आईना दिखाना विपक्ष का काम है और हम विपक्ष दिखाते रहेंगे, इस सरकार को कोसते रहेंगे। और सुन लीजिए, फिर वही आप। ठीक है रत्नाकर जी आते हैं आपके पास। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद।
गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हैं, रत्नाकर जी भी जुड़े हुए हैं और राहुल आनंद जी भी जुड़े हैं। रत्नाकर जी, आपके पास आएंगे। आप बताइए, आपकी जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही कि आप केवल मजे लेने का काम कर रहे हैं, अगर अभी तक कोई आपने सुझाव दिया क्या? देखिए, जब इनको आईना दिखाते हैं हम तो ये इनको लगता है कि हम मजे ले रहे हैं। इनके कुप्रबंधन पे ये तो खुद तो सक्षम है नहीं चीजों को करने के लिए और फिर इस तरह का दोषारोपण करते हैं। शायद ये राहुल जी भूल गए हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जब पहली लहर आई थी उसके पहले ही उन्होंने सरकार को आगाह किया था। उनका ट्वीट भी अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है। उन्होंने सरकार को आगाह किया था कि विदेशों में कोविड जो है ये पूरी तरह से फैल चुका है, हमारे देश में भी आने वाली है, तो आप यहाँ अपने देश में उन सारी चीजों का प्रबंधन कर लीजिए जो इस महामारी से लड़ने में काम आने वाली है। लेकिन इन्होंने सुना नहीं। इनके मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, वो संसद में राहुल जी का मजाक उड़ा रहे थे और उसको गंभीरता से लिए नहीं। इनकी सरकार ने कभी तक विपक्ष को गंभीरता से लिया ही नहीं। आज भी आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी चीज मैं कह रहा हूं तो उसको कह रहे हैं कि आप मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी लहर में भी राहुल गांधी जी ने ये कहा है और मीडिया में भी फुटेज अवेलेबल है कि पूरे देश में सुनामी आने वाली है, आप उसके लिए तैयार रहिए। WHO ने भी पहले कहा था, लेकिन इस सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। यह सरकार सिर्फ 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त थी, उन्होंने इसके बारे में कभी कोई रणनीति अपनाई ही नहीं। तो यह जो चीजें हैं, यह हम लोग विपक्ष के होने के नाते हम लोगों ने बार बार इनको आगाह किया है, बार बार इनको सलाह दिया है, बार बार चीजों को अवगत कराया है। लेकिन यह सरकार जो है यह चुनाव में और सत्तासीन रहने में सिर्फ इनकी प्राथमिकता रहती है। आपको इनकी प्राथमिकता आज जनता पूछ रही है कि आपकी प्राथमिकता हॉस्पिटल बनाने में क्यों नहीं रही? आपकी प्राथमिकता जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपया अगर आप दे रहे हैं तो उसको आम जन पे खर्चा करिए। आप वो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है कोविड के बाद जब देश बढ़िया से चलने लगेगा, आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, तब करिएगा। आपने 8,500 करोड़ का विमान जो है प्रधानमंत्री जी के लिए आता है। रत्नाकर जी, यहाँ एक सवाल आपसे और है, एक सवाल आपसे और समझ गया। आपकी पूरी बात आ गई, आपकी पूरी बात आ गई, जो आप कहना चाह रहे हैं बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि इनकी मंशा केवल सत्ता काबिज होने की होती है। आपकी मंशा क्या होती है, आप बताइए। आपके कितने विधायक हैं? अगर प्रदेशों का जिक्र कर लिया जाए, अलग अलग प्रदेशों में हर जगह आपके विधायक हैं। कितने विधायकों के साथ आपकी मीटिंग हुई, आपके नेता ने मीटिंग की? और कितने विधायक जो है आज जीरो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं? चलिए, सरकार नहीं कर रही, सत्तासीन जो सरकार वहां पर पार्टियां हैं वो नहीं कर रही हैं, तो आपके कितने विधायक मैदान में उतर रखे हैं? कितने MLC हैं जो आप काम कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा रही है कि हमेशा से जो है वो आम जनता के लिए खड़ी रहती है। वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति के अधिकार के लिए लड़ता है और लड़ता रहेगा। यह कांग्रेस की विचारधारा है और इसी के अंतर्गत इसी सिद्धांत को लेके
हम गांधीवादी सिद्धांत को लेके हम आगे बढ़ते हैं और लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर घुमाइए नहीं रत्नाकर जी, देखिए घुमाइए नहीं। हम सवाल क्या पूछा गया, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए घुमाइए नहीं गोल गोल, आप सोशल मीडिया पर खड़े रहते हैं आम जनता के लेकर के सवालों को लेकर के। हम ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में कितने विधायकों के साथ बैठक की गई? अजय कुमार लल्लू ने कितने विधायकों के साथ बैठक की? उन्होंने कहा, ये निर्देश दिया हो कि सारे विधायक को प्रतिदिन घर से बाहर निकलना है, घरों में नहीं रहना है, वो जनता के बीच में जाए और उनको जो समस्याएं हो रही है उनको समस्याओं का समाधान करें। आप बताइए क्या किया है, आप सुन लीजिए, जरा मौका दे दीजिए 5 मिनट में आपको कांग्रेस के बारे में बता देता हूँ कांग्रेस ने क्या किया है। आज भारतीय युवा कांग्रेस जो है देश में एक मिसाल के तौर पे उभरा हुआ है। आज आपको यह शायद जानकारी होगी कि नहीं होगी, आपके मीडिया ने दिखाया होगा कि नहीं होगा, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा कि न्यूजीलैंड के एम्बेसी ने भी भारतीय युवा कांग्रेस से मदद मांगी है। अरे वो तो छोड़िए, यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए मंत्री संतरी लोग भारतीय युवा कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है श्रीनिवास जी, उनको टैग करके और मदद मांग रहे हैं और हम मदद दे रहे हैं। हम देश में चारों तरफ से हमारे युवा साथी जो कांग्रेस के हैं वो खड़े हैं और हर जगह हर परिस्थिति में मैं खुद अपना उदाहरण लेता हूं, हर रोज मैं कम से कम 5 कॉल अटेंड करता हूं जहां पे लोगों की मदद की गुजारिश रहती है और मैं उन सबकी मदद करता हूं। इसी तरह भारतीय युवा कांग्रेस का हर एक सदस्य आज मैदान में उतरा है और लोगों का मदद कर रहा है। चाहे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दिलाने की बात होती है, चाहे बेड दिलाने की बात होती है, चाहे किसी की जान की रक्षा करने की बात होती है, भारतीय युवा कांग्रेस आज देश में पूरे देश में पूरी क्षमता के साथ लोगों की जिंदगियां बचा रहा है। यह चीज जो है सोशल मीडिया हो चाहे आपके मीडिया हो, यह कहीं नहीं दिखा रही है। हम कर रहे हैं अपना काम, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, हम दिखावा में विश्वास नहीं रखते हैं। अरे आप लोग क्या बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है रूडी जी, राजीव प्रताप रूडी जी, 100 एम्बुलेंस उनके घर में पकड़ा गया है। यही पप्पू यादव जाके उनके रेड डाले और 100 एम्बुलेंस पकड़ा गया है जो महीनों से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आज लोगों को एम्बुलेंस की जरूरत है तो वो एम्बुलेंस पहुंचा नहीं रहे हैं, आज वहां पे अपने घर पे खड़ा किए हैं। तो यह तो चरित्र है इनका, यह शासन में बैठे हुए हैं, लोगों के मदद के नाम पे एम्बुलेंस अपने घर में खड़ा किए हुए हैं। इनकी प्राथमिकता जो है वो 3000 करोड़ रुपए की स्टैचू बनाने की है, इनकी प्राथमिकता 8000 करोड़ का विमान खरीदने की है, इनकी प्राथमिकता जो है वो 20000 करोड़ की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने की है। तो इनकी प्राथमिकता आप समझिए और कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस क्या कर रही है वो समझिए। देश के लिए युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी आज खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ खड़ी है और रोज मदद कर रही है। यह सिर्फ मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हम जनता के लिए खड़े हैं, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जो असहाय है उसके लिए खड़े हैं। राहुल जी जवाब दीजिए। मैं बता देता हूं सबसे पहले कि इन्होंने राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की बात की है, तो शायद ये पता इनको नहीं है कि BJYM केयर्स के तहत भी कितने लोगों को मदद पहुंचाया गया है। ये सोशल मीडिया पे ट्वीट किया गया है, फेसबुक पे शेयर किए गए हैं, ये एक सच्चाई है। और न्यूजीलैंड का एम्बेसी मदद मांग रहा है तो वो क्या चीज है? आपके मंत्री जो ट्वीट करके मदद मांग रहे हैं युवा कांग्रेस से, तो आप समझ लीजिए आपकी सरकार कितनी सक्षम है। मैं आ रहा हूँ। और आपने बात की इस प्राथमिकता के आधार पर बात की, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 सालों के अंदर 14 एम्स बनाए गए हैं मोदी की सरकार में। राहुल जी आप मुद्दे को डाइवर्ट करने लगते हैं। जो बनाए गए हैं वो होर्डिंग लगी हैं, वो सूचना विभाग द्वारा जनहित में जारी किए जा रहे हैं, वो आप मत बताइए। जमीनी हकीकत क्या है वो बताइए आप ना। वो जो चीज आपने किए हैं वो दिख रहा है, वो जो सरकार का काम था वो पैसे वहां इन्वेस्ट कर रही है, वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है होर्डिंग में खर्च हो रहे हैं। सरकार कोई भी हो, सभी सरकारें यही करती हैं। मैं बता रहा हूं कि सब जनता के ही पैसे से कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है। अब इन्होंने एक बात की एम्बुलेंस के बारे में, राजीव प्रताप रूडी जी के घर पे एम्बुलेंस के बारे में, तो सबसे अहम बात यह है, क्या वो एम्बुलेंस किसी घर के अंदर छुपा के रखी गई थी या वो ओपन में रखी गई थी? सबसे अहम बात, वो ओपन में संसदीय क्षेत्र में 100 एम्बुलेंस खड़े हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न सांसद के ऊपर उठेगा ही। घर में छुपाया है कि आपने अपने कैंपस में रखा है, वो बात अलग है। आपने उस एम्बुलेंस को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जनता के लिए, उस पर जवाब दीजिए। तो वहां पे एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए वो तकनीकी खराबी की वजह से भी कुछ एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में है, लोग मर रहे हैं और सकते हैं। तो इसकी हालात देखिए कि वो एम्बुलेंस खराब स्थिति में है, अच्छी रोड खराब है। वो योगेश जी जरा मुझे जवाब देने दीजिएगा। जी कहिए रत्नाकर जी।
जी राहुल जी जो कह रहे हैं कि इनको शायद तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है। अभी कल ही राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे हैं कि इनके पास ड्राइवर नहीं है, इसके लिए वो एम्बुलेंस खड़े हैं। भाई साहब, आप बातों को दूसरे तरफ मत मोड़िए। और पप्पू यादव ने बोला है कि मैं 70 लोगों को दूंगा, 70 ड्राइवर दूंगा और उस एम्बुलेंस का को इस्तेमाल करिए। आप घर में खड़ा है कि कैंपस में खड़ा है, आपके संसदीय क्षेत्र में वो एम्बुलेंस जो है जिस काम के लिए खरीदे गए थे वो सांसद निधि से, उस एम्बुलेंस का आप उपयोग करिए, जनता की भलाई के लिए करिए। और पूरी मात्रा में एम्बुलेंस अवेलेबल है, ये आप गलत बात तथ्य पेश कर रहे हैं लोगों के प्रति। अगर पूरी मात्रा में अगर एम्बुलेंस अगर उपलब्ध रहती तो आज आपके प्रदेश में लोग मरते नहीं, आज आपके यहाँ पे 15 दिन का लॉकडाउन नहीं करना पड़ता। मीडिया आज जाके लोगों के देखिए जरा कितनी विभत्स स्थिति है जो है बिहार में कितनी विभत्स स्थिति है। लोगों को सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। 1-1 हजार का रेमडेसिविर जो 45-45 हजार 50-50 हजार रुपए का बिक रहा है। तो आप जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो लोगों को दीजिए, ठीक है। और इस तरह के जो चीजें आप जिसको करने में आप नाकाम और अक्षम रहे हैं उसको जरा जनता की भलाई के लिए उपयोग में लाइए और जनता की भलाई का उद्देश्य रखिए। चुनाव तो आते रहते हैं, या जनता बची रहेगी तो आप चुनाव जीतिएगा और हारिएगा, लेकिन फिलहाल जो है जनता जो है त्रस्त है इस कोरोना महामारी से, और उस जनता को बचाने का काम करिए। राहुल जी, आप मानते हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है? आप ये मानते हैं कि नहीं? देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। अगर आप 100% उम्मीद लगाइएगा सिस्टम से तो जाहिर सी बात है वो 100% आपके ऊपर खड़ा नहीं करेगा। वो अपना बेस्ट देता है 70-80% तक। राहुल जी, 50% तो उतारना चाहिए। उतना है, अगर उतना नहीं होता तो फिर आज इतनी इलाजें नहीं होती, लोग इतना रिकवर होकर नहीं आते हैं, आज डॉक्टर इतने तत्परता के साथ काम नहीं करते हैं। ठीक है, उतना है, एक सच्चाई है जी। 2,15,00,000 सरकारी कर्मचारी हैं देश में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जोड़ लिया जाए तो, और 31 से 32 लाख कर्मचारी केवल केंद्र सरकार के पास हैं। उसमें आर्म फोर्सेज नहीं जुड़ी हुई हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल उसमें नहीं जुड़े हुए हैं। और इनके केवल जो केंद्र सरकार के जो ये एम्प्लॉई हैं, इनका जो खर्च आता है वो लगभग, जो महीने की इनकी सैलरी जाती है लगभग 200 करोड़ रुपए जाती है। और आज जो महामारी के दौर से जो देश गुजर रहा है, जिस हालात में खड़ा है देश, हालात आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं, तो कम से कम इस वक्त में तो नमक का कर्ज उतारने का काम करिए भाई। वो सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? हमारा सवाल है कि जब ये बताइए, आप चुनाव होता है तो सरकारी कर्मचारियों को आप झोंक देते हैं। कोरोना काल में 700 शिक्षकों की मौत हो गई है, 700, और इस काम में आप नहीं उतार सकते हैं? नहीं, इस काम में आप नहीं उतार सकते हैं? देखिए योगेश जी, हर किसी का अपना अपना काम बना गया है। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, अच्छा, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा, ठीक है राहुल जी, आप बता दे रहे हैं, हमारा लक्ष्य यही है ना कि देश के हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे। जी बिल्कुल। हमारे देश में अगर गांव-गांव तक कोई चैन कड़ी है तो वो अनाज व्यवस्था की है। जो सरकारी केंद्र जहां पर लोग राशन लेने जाते हैं, आप तो बोल दिए हैं कि 2 महीने 5 किलो अनाज आपको मुफ्त में मिलेगा। आप क्यों नहीं उनको वैक्सीनेशन सेंटर घोषित कर दे रहे हैं? 5.5 लाख अनाज सेंटर है हमारे देश में, 88,000 लगभग बैंक हैं। अब बैंक गांव-गांव में है। आपने धन खाता खोलने का जिक्र किया, आप उन बैंकों में करिए ना। एटीएम कितने हैं? आप एटीएम सेंटर को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील करिए। आप चैन करिए, आप सिस्टम को तो सुधारिए। आपके पास वर्कर्स नहीं है। आप जो है शहरी क्षेत्रों में, आप हॉस्पिटल में, कितने हॉस्पिटल हैं देश में? देश की आबादी का 30 से 31% केवल हॉस्पिटल हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र जो होते हैं। आप कर पाएंगे क्या ऐसे? मैं बताऊं आपको जी, कहिए। आपने जो सुझाव दिया ये आपका सुझाव बेहतरीन है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि जो सरकार की जो सरकारी स्कूलें हैं जो गांव पे रहती है, खास करके शहर के लोग तो जागरूक होते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन गांव के लोगों को कैसे ले जाया जाए, तो उनके लिए एक सार्वजनिक स्तर पे भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। वो भी एक स्वागत योग्य फैसला है सरकार का। हाँ, आपकी ये बातें भी जरूर है, जायज है कि कर्मचारी के हिसाब से हमारे पास वैसी व्यवस्था नहीं है क्योंकि हमारी जनसंख्या अधिक है, लेकिन सरकार चरणबद्ध तरीके से उसके ऊपर भी कार्य कर रही है। हर जगह एक प्रोटोकॉल बन रहा है कि किस प्रकार से लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। और
जो मैंने आपको पहले भी कहा था, जो जीविका दीदियां हैं, जो मुखिया हैं, जो पंचायत समिति सदस्य लोग हैं, उनके माध्यम से भी बताया जा रहा है कि आज इस वार्ड का वैक्सीनेशन इस उम्र से इस उम्र तक के लोगों का होना है, जो हो रहा है। लेकिन अब कहने का तरीका यह है कि अगर आप तुरंत सोचेंगे कि 100% लक्ष्य हासिल ठीक है राहुल जी, हम समझ रहे हैं, आप स्वीकार नहीं रहे हैं। आपको ये कहने का मतलब है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां जरूर हैं। आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आएंगे अब रत्नाकर सिंह जी, आपके पास आएंगे। क्या जो सुझाव मैंने दिया, जिस तरीके से कि जो ये सेंटर्स हैं, बैंक हैं, बैंक गांव-गांव में हैं, एटीएम सेंटर क्षेत्रों में है, पहुंच जाते हैं वहां पर लोग, और जो अनाज सेंटर है जहां पर ये जो सरकारी गल्ला के जो केंद्र हैं, मुझे लगता है हर गांव में हैं और लोग हर महीने उनको राशन लेने जाना ही जाना है। तो वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर कर दिया जाए, उनको घोषित कर दिया जाए, वहां पर डॉक्टरों की टीम बैठा दी जाए और कह दिया जाए कि आप राशन आपको मिलेगा, और उन्हीं का जो कार्ड होता है जिसमें राशन को अंकित किया जाता है, दर्ज किया जाता है कि आपको इतने किलो राशन मिला है इस महीने, उसी में इंजेक्शन का भी किया जाए कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं। देखिए योगेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या इनकी इच्छा शक्ति है लोगों के जान बचाने के लिए? इनके पास कोई इच्छा शक्ति है, कोई प्लानिंग है, कोई नीति है, कोई रणनीति है जिसके तहत ये काम कर सकते हैं? हम आप 1000 सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, 1000 चीजें बता सकते हैं कि आप इस तरह से करिए, इस तरह से करिए, क्योंकि हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम लोगों की परेशानियों के बारे में जानते हैं, तो हम सुझाव दे सकते हैं। लेकिन क्या सरकार उन सुझावों को लेना चाहती है? क्या सरकार उन सुझावों के ऊपर काम करना चाहती है? आप जानते हैं कि तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया। राहुल जी कह रहे हैं कि तुरंत कोई चीजें नहीं होती है, 1 साल से चीजें ज्यादा हो गया। आप अगर कोविड के संदर्भ में आप अगर तैयारी किए होते, आप अगर 6 करोड़ वैक्सीन जो है विदेश में नहीं भेजे होते, 9300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर नहीं भेजे होते, अपने देशों के बारे में सोचे होते। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज जो जब वैक्सीन का इजाद हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे उन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया जो वैक्सीन बना रहे थे, तो वो अपने देश में जितनी जनसंख्या थी उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने वैक्सीन का ऑर्डर बुक कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे ये चीजें उल्टा हुई। हमारे यहाँ पे 130 करोड़ की जनता है और यहाँ पे वैक्सीन अभी बना नहीं हुआ है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी मोहम्मद तुगलक की तरह 6 करोड़ जो है वैक्सीन बाहर भेज दे रहे हैं। उसके बाद जब कमी हो रही है तो रूस से वो वैक्सीन मंगा रहे हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सी रणनीति है इनकी? तो इनके पास कोई रणनीति नहीं है, ये पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। रही बात दूसरी की, जहां पे आप सजेशन दे रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजों को कोविड सेंटर बना सकते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बोलूंगा कि इनका हर जिले में एक शानदार ऑफिस तैयार है। लगभग 800 करोड़ रुपया ये जो है खर्चा किए हैं ऑफिस बनाने पूरे देश में। आप उन ऑफिसों को कोविड सेंटर बना दीजिए ना। आपके अंदर जनता की जन भावना की अगर इच्छा है तो आप उन ऑफिसों को कोविड सेंटर बना दीजिए और लोगों की जान बचाइए। रही बात काम करने की, तो आज देखिए, आज महाराष्ट्र में हमारी सरकार जो महाविकास आघाड़ी की सरकार, हम जगह जगह पे कार्यालय देंगे लगा रहे हैं। और रत्नाकर जी, कांग्रेस अपना कार्यालय देगी वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए? बिल्कुल देगी। परिस्थिति देखिए क्या होता है, ये सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, उनको निर्णय लेना है कि हमको क्या करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे पास कोविड सेंटर अब फुल हो गए हैं, आप कांग्रेस पार्टी अपने सारे ऑफिसेस दे दीजिए
हमको खुशी होगी। हम जनता के लिए बैठे हैं यहाँ पे, जनता के नुमाइंदे हैं, जनता की जान बचाने के लिए हम अपने ऑफिस क्या अपने घर तक दे देंगे, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति तो हो, ये दिखाए तो कि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। इनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, इनकी इच्छा शक्ति सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव करा के लाखों लोगों को मारना है। आप देख लीजिए, कोर्ट ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश का मैं एक उदाहरण देता हूं, जब इलेक्शंस चल रहे थे पंचायती चुनाव, तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, आप 5 शहरों में जहां पे ज्यादा कोविड के पेशेंट है वहां पे लॉकडाउन लगा दीजिए। लेकिन योगी सरकार ने क्या किया, उस कोर्ट का जो है अपील किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके आए, नहीं हमारे लिए तो चुनाव जरूरी है। अरे लोग आज गांव में कोविड फैल गया है, और मैं ऐसा कोई गांव नहीं है उत्तर प्रदेश का, 97,947 गांव है उत्तर प्रदेश में, और ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे 10 से 15 लोग आज मरे नहीं है इस चुनाव के दौरान। तो आप सोच लीजिए, गांव के आंकड़े तो आ ही नहीं पा रहे हैं। ये 97,947 गांव है, कितने लोग मरे होंगे, लेकिन ये सरकार आंकड़े छुपा रही है, क्योंकि जनता को जवाब देना पड़ेगा इनको। राहुल जी आप जवाब दीजिए। जनता तो जवाब देगी, समय आ गया है, बहुत ज्यादा नहीं है, जनता जवाब देगी जिसको किसको कहां क्या बैठालती है। राहुल जी आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि ताकत का एहसास अगर जिम्मेदारी के साथ हो तो ज्यादा बेहतर होता है। देखिए, मैं देता हूँ। सबसे पहली बात है कि जब इन्होंने पीएम केयर फंड्स पे सवाल उठाया था, तो पीएम केयर फंड्स के माध्यम से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा पिछले ही साल आवंटित कर दी गई थी, जो महाराष्ट्र फेल कर गया। और इन्होंने जो एक सुझाव दिया कि कोविड सेंटर को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, तो जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पे तो ये नहीं नजर आ रहा है। ठीक। और तीसरी बात इन्होंने की कि चुनाव के लिए, तो चुनाव में भी कांग्रेस भी साथ में थी, कांग्रेस ने भी अपोज नहीं किया। ठीक। और चौथी बात यह है कि अभी की जो समस्या है, ये बात जरूर है कि कोविड अभी हमारे ऊपर, कोविड मुक्त भारत का भी सपना हमें देखना है, और इसके लिए कैसे देखेंगे राहुल जी? वो देश, उस देश में, भारत देश में आरटीपीसीआर की जांच का रेट नहीं फिक्स है, कहीं 1700 रुपए लिया जाता है, कहीं 1000 रुपए ले लिया जाता है, कहीं 500 रुपए लिया जाता है। उस देश में केरल की राज्य सरकार ने कहा है केंद्र सरकार से कि 1700 रुपए बहुत ज्यादा है। हमने जमीनी स्तर का, जमीनी ग्राउंड का सर्वे कराया है, और सरकार के इस बात को लेकर के, वहां की राज्य सरकार को लेकर के, उसके बाद आप चले गए हाईकोर्ट ने कह दिया कि हाँ, उन्होंने अगर जमीनी स्तर पर उन्होंने जांच कराई तो इसमें हम दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं भी अगर रेट को लेकर फ्लक्चुएशन है या दवा को लेकर फ्लक्चुएशन, कहीं नहीं, पूरे देश में है राहुल जी, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरे देश भर में है। मैं बता रहा हूँ योगेश जी, जो सरकार तो उसके लिए प्रतिबंधित है ही कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन ये भी एक मानना होगा कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं वो हमारे और आपके बीच के लोग हैं। उनकी कहाँ गई, उनकी इच्छा शक्ति कहाँ गई, जो इस संकट के समय में अपने तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं, जिसके बारे में सरकार को पता चल रहा है, उस पर सरकार स्वतः कार्रवाई कर रही है और उनको कठोर से कठोर दंड दे रही है। लेकिन कोई ठेला वाला सब्जी का भाव बढ़ा दे, कोई नारियल पानी वाला अपने नारियल पानी का भाव बढ़ा दे, तो ये कहां तक सार्थक है? राहुल जी, वही बात मैंने बोली, इसीलिए मैंने कहा कि जो 2 करोड़ 15 लाख जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ये किस दिन काम आएंगे? इसीलिए मैंने कहा आप एक सिस्टम तो बनाइए, आप पहल तो कीजिए। जो कालाबाजारी क्या है, एक घर में एक पैसे की कालाबाजारी नहीं हो सकती है। आपके पास इतनी बड़ी लंबी टीम है, स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा, अगर स्ट्रेंथ ना होती तब तो माना जा सकता है कि आप काम को सिस्टमैटिक तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद चीजें लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। 7200 मेट्रिक टन हमारे देश में प्रतिदिन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है लगभग, सबसे बड़ा देश है, और 50,000 से 1 लाख टन लगभग मेट्रिक टन का जो ऑक्सीजन है वो संकलित है। पता है कैसे? जिस तरीके से एफसीआई में, केंद्रों में, एफसीआई गोडाउनों में जो अनाज डंप होता है, उस तरीके से 50,000 से लगभग 1 लाख मेट्रिक टन हमारे देश में ऑक्सीजन डंप है। आप पहल तो कीजिए। 40 देशों से इतना सामान आ गया, कहां चला जा रहा है, कहां जा रहा है? गांवों में नहीं पहुंच रहा है, तब भी किल्लत मची हुई, ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, ये सब जा कहां रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा ना राहुल जी। देखिए, जिस राज्य के अनुसार बांटी जा रही है, कल ही का एक न्यूज आ रहा था कि 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एयरपोर्ट पे रखे हुए हैं, तो वो जगह जगह जहां जहां आवश्यकता है, उस आवश्यकता के हिसाब से वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था, कौन से उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है राहुल जी?
डीआरडीओ हॉस्पिटल बनाया गया लखनऊ में अस्थायी, 500 बेड का कहा गया, 250 ओपन कर दिया गया। दूसरे दिन वहां पर जो लोग पेशेंट गए उनकी एंट्री नहीं हुई। पता है क्यों? आप पता करिएगा। बताया गया ऑक्सीजन नहीं है। देखिए, ऑक्सीजन को लेकर जो उत्तर प्रदेश की जो आपने बात की है, तो मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं सारे राज्यों की बात कर रहा हूं। सारे राज्यों के हालात लगभग एक जैसे हैं, तस्वीरें जो आ रही हैं वो सेम आ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो ऑक्सीजन का जो कोटा निर्धारित किया गया है सारे राज्यों के लिए, तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ जरूर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन कमी कहाँ आ रही है, ये अगर चिंता का विषय है तो मैं आपको बताता हूं। राहुल जी, यहाँ पर आपको रोकेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है कंगना रनौत ने। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कंगना रनौत ने खुद को होम आइसोलेट किया है और उन्होंने इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पर दी है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके उन्होंने जानकारी दी है कि वो खुद होम आइसोलेट हैं और कोरोना पॉजिटिव वो हैं, पाई गई हैं। उनकी रिपोर्ट जो आई है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने हालांकि अपील की है कि पिछले दिनों जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो भी अपनी जांच कराएं और होम आइसोलेट हो जाएं। तो इंस्टाग्राम पर इस बात की कंगना रनौत ने जानकारी दी है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर दी है। तो चर्चा में हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रत्नाकर सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से हैं राहुल आनंद जी, आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देश की जो व्यवस्था है, देश में जो स्थिति पैदा हुई है, मुझे लगता है कि सरकार को सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिर सिस्टमैटिक तरीके से इन चीजों को कैसे पहुंचाया जाए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे बेड्स हो, चाहे इंजेक्शन हो, कैसे पहुंचाया जाए और इसके लिए एक पूरी रणनीति भी तैयार करनी पड़ेगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।